Okay. Okay, we were left with a few minerals in our last lecture. I would like to repeat one or two again. मुझे लगा थोड़ी सी स्पीड में हम गए थे तो इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल पेस पे कर लेते हैं. Then there was a question related to chromium as well. I don't recall the name of the person जिसने पूछा था कि chromium can be carcinogenic. उसकी कुछ डिटेल I have found out. That not mentioned in your books, but from other sources like different research articles. वो भी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. So let's have a look on manganese first. Starting with the requirement, the daily requirement, it's different for men, different for women. Men के अंदर 2.3 milligram per day is required. ठीक है, to perform the bodily functions, to help in the metabolisms of carbohydrates, lipids, and amino acids or proteins. Women के अंदर it's somewhere around 1.8 milligram per day. ठीक है. Maybe due to the weight, the average weight, जो ideal weight की बात करें that is 70 kg adult में male की बात की जाती है. Obviously अगर female की बात करेंगे depending on the height तो शायद वो weight थोड़ा सा कम हो जाता है females के अंदर. ठीक है. Due to the less protein in the body, due to less wider bones. ठीक है. बोन का जो मास होता है मेन में ज़्यादा होता है, वुमेन में कम होता है. ठीक है. और अगर एवरेज नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली उसके अंदर ओबेसिटी का फैक्टर आपको रूल आउट करना होता है. ओबीस पीपल को हम नहीं काउंट करते. सो दैट वुड बी द रीज़न. अपर लेवल फॉर एडल्ट्स दैट इज 11 मिलीग्राम पर डे. ठीक है. अपर लेवल का क्या मतलब है? अपर लेवल का यह मतलब है कि अगर इसके आगे बात जाती है, फॉर एग्जांपल 12, 13, 14, that can be deteriorous to your health. ठीक है. So 11 milligram is the upper limit, upper level for adults to handle the manganese. Functions co-factor का काम करता है manganese. Mn शॉर्ट फॉर्म में आप काफ़ी ढेर सारे रिएक्शंस में काफ़ी ढेर सारे एंजाइम्स के साथ लिखा हुआ इसको देखोगे in the future. That means कि it helps that particular enzyme to function it properly. Deficiency is rare. ठीक है. टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो हैं इसके यूजुअली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं. सोर्सेज का पता होना चाहिए. दे आर फाउंड इन अबंडेंस इन नट्स, होल ग्रेन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है. लीफी वेजिटेबल्स अगेन. ठीक है जी, बिल्कुल सही है. 11 मिलीग्राम तक कंपनसेट हो सकता है, बट ऑब्वियसली इफ यू महमूद अहमद खान, ओके यू आर अ मेल राइट. तो 2.3 milligram is your requirement. तो 11 milligram is the upper limit. कंपनसेट हो सकता है बिल्कुल आपकी बॉडी, मगर बॉडी को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू ingest more and more manganese. 2.3 milligram per day would do the job. ठीक है. मगर हाँ, बाय एनी चांस आप उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, आपकी बॉडी में वो ज़्यादा हो जाती है, 11 मिलीग्राम तक प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी. 11 मिलीग्राम से जो ही बियॉन्ड जाएगी तो वो प्रॉब्लम का क्रिएट कर सकती है. ठीक है जी. Okay, next comes the chromium. Okay, before I start, there was a question by some student in the last lecture. He might have or she might have read it on the internet or in any paper or any book somewhere. It can be carcinogenic. Okay, let's clear this thing in the beginning, so we continue later on to the main topic. Chromium की different forms होती हैं. ठीक है. मोनोवेलेंट फॉर्म हो सकती है, डाइवेलेंट फॉर्म हो सकती है, ट्राइवेलेंट हो सकती है, टेट्रा हो सकती है, पेंटा हो सकती है और हेक्सावेलेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. अब वेलेंसी क्या होती है? ठीक है. बल्कि आप बताएं, मुझे केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं. व्हाट इज वेलेंसी? जी, आप किसी को अगर कह रहे हैं कि ये जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, कैन यू हियर मी? ओके. बेटा जिसने कहा था कि आवाज नहीं आ रही, शायद उसके अपने इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. ओके. वेरिएबल वेलेंसी. ठीक है. वेरिएबल वेलेंसी, हाँ यही बात कर रहे हैं कि 1, 2, 3 अगर वेलेंट कह रहे हो, आप किसी को मोनो वेलेंट कह रहे हो,
चार्ज ऑन द स्पीशी, चलो और स्पेसिफिक अगर इसकी बात करें तो और जी, number of H ions, this is the right answer. Number of H ions, it can displace charge on an element. ठीक है, एक्सचेंज कितने हाइड्रोजन आयंस वो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम उसको ट्राइवेलेंट बोल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी हम क्रोमियम की बात करते हैं, हम कहते हैं जी ट्राइवेलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमियम, तो इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन आयंस की कैपेसिटी ये रखता है, ये एक्सचेंज कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. अगर हम इसको हेक्सा बोल रहे हैं, दैट मीन्स 6. पेंटा बोल रहे हैं तो दैट मीन्स 5. ठीक है, सो इट कैन बी ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. ओके, वी आर स्टडिंग ह्यूमन बॉडी हेयर. ठीक है, इंसानों के डॉक्टर बन रहे हैं, राइट? एमबीबीएस करने आए, राइट? सो अगर जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है वो हम डेफिनेटली ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा हमारा कंसर्न होगा. ठीक है, और हम उन्हीं फॉर्म्स को ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती हैं, राइट? So for your kind information, the trivalent form is the form which is required by the human body, ठीक है, for its different metabolic functions to play inside the human organ systems. ठीक है, माइक्रो लेवल के ऊपर केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, जो भी क्रोमियम के काम होते हैं, ट्राइवेलेंट फॉर्म इसको नहीं भूलेंगे. ठीक है, ओके, ट्राइवेलेंट फॉर्म की हाइपोथेसिस है कि जी बहुत ज़्यादा हो जाए. हाइपोथेसिस तो हाइपोथेसिस होती है, उसका कोई फॉर श्योर शॉट आपके पास कोई प्रूव नहीं होता. ठीक है, एक assumption है, एक हाइपोथेसिस है. मेरे जहन में एक चीज़ आई, मैंने कुछ 2-3 चीज़ें आपस में मिलाई और उनकी बेस के ऊपर मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी, या मेरे जहन में एक आइडिया आया, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है. ठीक है, बाय डूइंग इट प्रैक्टिकली. ठीक है, उसके ऊपर टेस्ट रन करने होते हैं और साथ. सो इट हैज नॉट कंफर्म्ड येट the trivalent form can cause cancer. It is not confirmed yet by any research. ठीक है, okay, let's move on to another form. जिस तरह और ढेर सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, one form is called as hexavalent form of chromium. ठीक है, hexavalent form of chromium is considered, yeah, has proved to be deleterious to your health in so many ways. ठीक है, um, it can disrupt the membranes of the RBCs, hemolysis कर सकती है. हम शुरू से बात कर रहे हैं, हमने काफ़ी वाइटामिन्स में, मिनरल्स में ये बात की कि एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है काफ़ी मिनरल्स का, काफ़ी वाइटामिन्स का. ठीक है, सो जी यही है, वेरिएबलेंसीज यही हैं. ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट ट्राइवेलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमियम, और हमने ये बात की कि ट्राइवेलेंट फॉर्म इज ऑफ कंसर्न हियर as far as we are talking about the health benefits or the functional capacity of the chromium. तो trivalent form is of importance as far as humans are concerned. ठीक है, ओके, द क्वेश्चन उसको एड्रेस करना है. मैंने जो लास्ट लेक्चर के एंड के ऊपर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द कार्सिनोजेनेसिस और कैंसर formation inside the body due to the chromium excess. That is very much possible, but not due to the trivalent form of chromium, but due to hexavalent form of chromium. ठीक है, ये जो डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं जिनके अंदर वार्निशेस होते हैं, जिसको ये आप कह लो स्टील इंडस्ट्री के अंदर, या शाइन देने के लिए, या उसके अंदर एक्स्ट्रा लस्टर पैदा करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं, उसका पार्ट होता है हेक्सावेलेंट. ठीक है, जिसकी इंजेक्शन या वो इट्स हाईली अनलाइकली इन नॉर्मल रूटीन. ठीक है, नॉर्मली जो आप खाने पीने की चीज़ों में कंज्यूम करेंगे, दैट वुड बी ट्राइवेलेंट फॉर्म. अच्छा, होता क्या है, बेसिकली 3 तरह से हेक्सावेलेंट फॉर्म अफेक्ट कर सकती है अगर एक्सेस में इंजेस्ट कर ली जाए. हेक्सावेलेंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, बट योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको क्रोमियम एज अ जर्नल स्टेटमेंट कहीं को देखने को मिलती है कि कैंसर, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स भी पता होनी चाहिए. तो हेक्सावेलेंट की बात करें, इट कैन अफेक्ट योर बॉडी इन 3 ways. हीमोटॉक्सिक हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इनहांस कर देगी आरबीसी के अंदर, और उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकती है, और जो ही मेम्ब्रेन रप्चर होगी, जाहिर है उसकी हीमोलिसिस हो सकती है.
जीनोटॉक्सिक हो सकती है, डीएनए मटेरियल को अफेक्ट कर सकती है, और जब आपका डीएनए लेवल के ऊपर चेंजेस आती हैं तो देयर इज अ चांस के it can be carcinogenic as well. So by three ways it can be deleterious to your health. It can affect your human bodily functions. It can be hemotoxic, it can be genotoxic, or it can be carcinogenic. Again, which form we are talking about? Now you will answer me. Which form we are talking about? जी, हेक्सावेलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमियम। और आपकी जो बॉडी को एक्चुअल फॉर्म चाहिए होती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, वो कौन सी होती है? दैट इज नॉट हेक्सावेलेंट, इंस्टेड दैट इज ट्राइवेलेंट फॉर्म। जी, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस it can be, but normally it does not. It can be changed दूसरी फॉर्म के अंदर, ठीक है, बट नॉट सो ऑफन। जो रूटीन के अंदर आपकी ट्राइवेलेंट फॉर्म आ रही है, ठीक है, उसका इमीडिएट इफेक्ट कोई नहीं आता। ये दैट वाज द पॉइंट कि अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और पेशेंट प्रेजेंट करता है तो इमीडिएटली उसका ट्राइवेलेंट फॉर्म का कोई कोई एज सच कोई सिम्टोमेटोलॉजी नहीं आती पेशेंट के अंदर, रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। दैट वाज द लाइनर, ठीक है जी। सो बहुत डिटेल में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इतना डिटेल में पूछेगा कोई नहीं आपसे, ठीक है। अब मोटे मोटे फंक्शंस क्रोमियम के आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं, इसके फंक्शंस बॉडी में, या कुछ सोर्सेज पूछ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन रिक्वायरमेंट। अगेन मेन में डिफरेंट है, वुमेन में डिफरेंट है। मेन में 35 माइक्रोग्राम्स पर डे के लिहाज से ये इसकी जरूरत पड़ती है आपकी बॉडी को। वुमेन की बात करें तो 25 माइक्रोग्राम्स पर डे इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। Next comes the chief functions in the body. It enhances the insulin action. हमने कुछ और मिनरल्स भी पढ़े थे जो कि इंसुलिन एक्शन को enhance करते हैं। अगेन मैंने लास्ट में भी आपसे पूछा था, and few of you answered that question very rightly. आप मुझे दोबारा बताएंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, कौन कौन से मिनरल्स जो हैं इंसुलिन के एक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? आपके ग्लूकोज के, ठीक है, वेरी गुड, जिंक, मैग्नीशियम, एंड दिस वन क्रोमियम एज वेल, ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज द चीफ फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। अगर क्रोमियम फॉर एग्जांपल 35 माइक्रोग्राम्स पर डे मैन के अंदर नहीं सफिशिएंट अमाउंट के अंदर कंज्यूम की जाती और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इंसुलिन का इफेक्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर in scavenging glucose and rescuing glucose from the main circulation and transporting it to the different peripheral parts, peripheral tissues, वो affect हो सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज का पता आपको होना चाहिए। क्रोमियम कौन कौन सी चीज़ों के अंदर पाया जाता है, कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको खाने से आपको क्रोमियम अलग से खाने की जरूरत नहीं है, आप डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगेन इसको फर्दर डिवाइड कर लें आप, एनिमल सोर्स और अगर प्लांट सोर्स के अंदर, तो एनिमल सोर्स के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ मीट्स, स्पेशली लिवर, ठीक है, आम जुबान में जिसको बोलते हैं कलेजी, ठीक है, बेशक वो मुर्गी की हो, बकरे की हो, ठीक है। अब वो बकरे वाली ईद आने वाली है, राइट। सो लिवर जो है, इट इज फाउंड, दिस क्रोमियम इज फाउंड इन अबंडेंस इन लिवर। ओके, होल ग्रेन्स और ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है, इसके अंदर भी क्रोमियम अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। दीज आर द गुड फूड्स टू कंसिडर एज फार एज क्रोमियम इंजेक्शन इज कंसर्न। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डायबिटीज लाइक कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, somebody presents to you with a pre-diabetic hyperglycemia, 100 से लेके कोई 115 या 120 तक की उसकी रेंज आती है। Do not label him as a pre-diabetic or diabetic right in the beginning. First, please rule out which minerals can play a role, or is there any other problem related to the increased hyperglycemia, ठीक है। इंसुलिन itself is not functioning, ठीक है, या फिर कोई ऐसा फैक्टर जो इंसुलिन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है, उसको रूल आउट करना जरूरी है, जिसके अंदर क्रोमियम को भी देखेंगे, ठीक है। जिंक को भी देखेंगे, जिंक की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। मैग्नीशियम को भी देखेंगे, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। क्रोमियम को भी देखेंगे, उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, ठीक है। इन तीनों की डेफिशिएंसी नहीं है, ये सही है, तो फिर देयर वुड बी अ पॉइंट कि हाइपरग्लाइसीमिया एक सर्टेन रेंज से ऊपर आता है, तो यू राइट अवे
go for the medications or something like that. ठीक है, और अगर सिर्फ क्रोमियम ठीक करने से ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है तो देयर इज नो नीड फॉर एनी फैंसी मेडिकेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट. दिस वाज द पॉइंट. टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, अगेन ट्राइवेलेंट फॉर्म जो रूटीन में जिसकी हमने ऊपर भी बात की, 35 माइक्रोग्राम्स एंड वुमेन के अंदर 25 माइक्रोग्राम्स पर डे. इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, एज सच कोई टॉक्सिसिटी सिम्टम्स रिपोर्ट नहीं हुए अभी तक ड्यू टू क्रोमियम. ठीक है. हाँ, हेक्सावेलेंट फॉर्म की बात करेंगे तो वो इट्स समथिंग डिफरेंट, मगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन के अंदर कंज्यूम करना चाहिए आपकी बॉडी को, दैट इज द ट्राइवेलेंट फॉर्म. ठीक है. दैट ओन्स द न्यूट्रिशियस वैल्यू फॉर योर बॉडी टू परफॉर्म इंसुलिन इट्स प्रॉपर फंक्शन. Okay जी, cadmium. Cadmium is not written in your books. You want to have a screenshot, better take it at this moment. ठीक है. कितने बच्चे हैं अभी हमारे पास जो अटेंड कर रहे हैं? 136. Okay. At this moment of time, we have got 136 students, almost most of the class. ठीक है. जो थोड़े बहुत 3-4 लोग नहीं हैं वो उनके साथ बाद में आप शेयर भी कर सकते हो. Better take a screenshot of this slide. ठीक है. और अगर कोई लिख रहा है साथ साथ तो वो उसके पॉइंट्स नोट कर सकता है. ठीक है. ये आपको शायद मुश्किल होगी किताब में से ढूंढने के लिए, ये नहीं मिलेगा, बट अगेन इट इज रिटन इन योर यूएचएस सिलेबस, सो वी हैव टू कवर इट. ठीक है. इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है आपको. ठीक है. कोई एक आधा एमसीक्यू आ सकता है. सो थोड़ी सी 3-4-5 लाइन्स हैं, इसके उसके ऊपर नजर मारते हैं. It occurs as a minor component in most zinc ores and is a byproduct of zinc production. ठीक है. जब जिंक प्रोड्यूस किया जा रहा होता है उस टाइम के ऊपर ही एज अ ओर, जिंक ओर के अंदर से ये कैडमियम भी निकाल लिया जाता है. कोरोजन रेजिस्टेंट प्लेटिंग का काम करने के लिए ऑन द स्टील यूज किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम कैडमियम को. ठीक है. कि ये जो जंग ना लगे. ठीक है. आपकी स्टील के ऊपर. ठीक है. उसके ऊपर एक खास लाइनिंग लगाई जाती है, उसके ऊपर एक खास ट्रीटमेंट की जाती है, वो बेसिकली कैडमियम की जाती है. ठीक है. इसकी अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लें तो कैडमियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स टू कलर गैस एंड टू स्टेबलाइज प्लास्टिक. ठीक है. ग्लास को कलर करने के लिए उसको डिफरेंट शेड्स देने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी स्टेबलाइज करने के लिए या प्लास्टिक को इटसेल्फ स्टेबलाइज करने के लिए. सो 2-3 जगह के ऊपर ये इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका बेसिकली कैडमियम का. ठीक है. Cadmium use is generally decreasing because it is toxic, and nickel cadmium batteries have been replaced with nickel metal hydride or lithium ion batteries. ये आप अपने डिवाइसेस के अंदर देखते होंगे, लैपटॉप्स हैं या मोबाइल्स हैं या कोई और डिवाइसेस हैं, उसमें लिथियम बेस्ड बैटरीज ज़्यादा लिखा जाता है. In the beginning cadmium use was seen, अगर आप थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले, 1 डिकेड पहले चले जाएं या 2 डिकेड्स पहले चले जाएं, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है. ठीक है. और वो it has been replaced with the lithium ion batteries now. One of its few uses is cadmium telluride solar panels. ठीक है. There has been an increasing trend seen all over the world. पाकिस्तान में कम है, बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा है. सोलर पैनल्स यूज किए जा रहे हैं. ठीक है. टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. सोलर पैनल क्या करता है, आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. आई मीन वेरी गुड एग्जांपल एट योर ओन कॉलेज. ठीक है. आप कभी उसकी छत पे जाने का इत्तेफाक हो, आपको ढेर सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनके अंदर कैडमियम का यूज होता है. ठीक है. इसका कोई एज सच बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है. कैडमियम डिपेंडेंट कार्बोनिक anhydrase has been found in marine diatoms. ठीक है. So it is very highly unlikely कि आपसे कैडमियम पूछा जाएगा. आई डोंट नो उन्होंने अपने सिलेबस में क्यों लिखा है इसको. ठीक है. बस आपको ये 2-3 इंडस्ट्रीज का पता होना चाहिए इसके अंदर कैडमियम यूज होता है. सोलर पैनल्स का पता होना चाहिए. और अगर आपसे मरीन डायटम्स की बात कर ले, ठीक है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कैडमियम डिपेंडेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो 3-4 पॉइंट्स है. ठीक है. सिर्फ इसको नोट डाउन कर लीजिए एज फार एज कैडमियम इज कंसर्न.
और अगर पूछा जाए किसी और मिनरल्स कौन से ओर्स की बात, इस तरह का एमसीक्यू आपको आ सकता है, तो जिंक से इसकी एसोसिएशन है। जिंक को जब निकाला जाता है नेचुरली, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो उसके ओर्स होते हैं उससे एसोसिएट उसका बाय प्रोडक्ट होता है कैडमियम। ठीक है, सो ये 3-4 पॉइंट्स आपको, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट एज फार एज कैडमियम इज कंसर्न। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है ना, एक डिफरेंट किस्म की पॉइजनिंग्स होती हैं इन इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स की वजह से। ख़ास तौर पे जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा कुछ सेंस नहीं होती है कौन सी चीज़ आपने खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। ठीक है, तो कोई बैटरी पड़ी हुई है और दे स्टार्ट चूइंग इट। ठीक है, और उसके अंदर से वो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैडमियम इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है, तो इस वजह से भी वो शायद लिथियम आयन से उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, या शायद उसकी एफिशिएंसी की बेस के ऊपर करते होंगे। ठीक है, वी डू नॉट नीड टू गो इन डिटेल फॉर दैट। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्रोजन रेजिस्टेंट प्लेटिंग का काम है, प्लास्टिक को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, और आपका जो ग्लास होता है उसको कलरेशन अगर उसके अंदर आपने ऐड ऑन करनी हो। ठीक है, क्योंकि जो इसके कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो डिफरेंट कलर्स, जैसे आपको ग्लासेस डिफरेंट टेंटेड ग्लासेस मिलते हैं ना। ठीक है, एक तो वो ऊपर पेपर लगाते हैं ना, एक वैसे ही आपको डिफरेंट ब्लू कलर का ग्लास मिल जाता है, आपको सिल्वर कलर का ग्लास मिल जाता है, आपको ग्रीन कलर का ग्लास मिलता है, और ठीक है डिफरेंट डिफरेंट येलो कलर का ग्लास मिलता है। तो वो कैडमियम की वजह से उस ग्लास को कलर उसको दिया जाता है। ठीक है, स्टेबलाइज द प्लास्टिक, ये तीसरा हो गया। और उसके अलावा जो मेन आजकल यूज़ है इसका, इट्स वाइडली यूज्ड इन सोलर पैनल्स। ठीक है, टेलराइड सोलर पैनल्स। और एक और पॉइंट है कि कैडमियम डिपेंडेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस हैज बीन फाउंड इन मरीन डायटम्स। हायर एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, सो आई थिंक वी आर डन विद द मिनरल्स जो हमें मेंशन किए गए हैं यूएचएस के सिलेबस में। जी, क्रोमियम की स्लाइड देखनी है आपने? ओके ओके जी, मैं एक मिनट, लेट मी गो बैक। जी ये ले, कैन यू सी इट? ठीक है, आगे चलें। ओके ओके जी, रेफरेंस लिपनकॉर्ड चैप्टर नंबर 29, कुछ मिनरल्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। आपने लेक्चर ले लिया है, सुन लिया है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आई थिंक आपका एक आइडिया जरूर डेवलप हो जाना चाहिए कि अब आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बुक जो है इसको, इस पर्टिकुलर मिनरल को बहुत अच्छा कवर कर रही है। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं लिपन कॉर्ड के अंदर, कुछ शायद डेफिशिएंट भी होंगे। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये करना है, दिस जी पार्ट जो जो आपके ए बी सी डी ई एफ जी के लिहाज से जो आपके यूएचएस का सिलेबस है, उसमें जो जी पार्ट है, दैट इंडिकेट्स ऑल द मिनरल्स विच शुड बी कवर्ड। आपको इन सारे मिनरल्स को वन बाय वन सर्च आउट करना है फ्रॉम लिपन कॉर्ड एंड वासुदेवा। ठीक है, मैंने आपको ये बुक दे दी हुई है। आई आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस बुक। ठीक है, डिटेल्ड इसके अंदर सारी चीज़ों के, सारे मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करनी पड़े तो यू कैन कंसल्ट दिस बुक। ठीक है, आप इसको रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन, सोडियम वी आर डन, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, वी आर डन विद ऑल ऑफ देम। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर आयरन, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, कैडमियम एंड फ्लोराइड, वी आर डन विद इट एज वेल। ठीक है, इनकी सोर्सेज क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारा कुछ। ठीक है, और रिकमेंडेड डेली या डाइटरी अलाउंसेस भी हमने कर ली हैं। ठीक है, दैट्स द होल स्टोरी अबाउट मिनरल्स। इसके अलावा नॉट इन यूएचएस सिलेबस, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कह लो। ठीक है, इसको कवर करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ना इधर
क्वेश्चन आएगा ना उधर क्वेश्चन आएगा। आई मीन कॉलेज लेवल के ऊपर भी नहीं पूछा जाएगा और उस पर भी नहीं पूछा जाएगा। मोलिब्डेनम एक और ट्रेस एलिमेंट होता है, ठीक है। अपर लेवल फॉर एडल्ट्स जो है 2 मिलीग्राम पर डे है, जो रोजाना की रिक्वायरमेंट होती है। मेल फीमेल्स के लिए सेम है, 45 माइक्रोग्राम्स पर डे। चीफ फंक्शंस होते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स आप चल के पढ़ोगे आगे, ठीक है, सेकेंडरी के अंदर। उसके अंदर एक एंजाइम आएगा, वहां शायद मोलिब्डेनम आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज लेग्यूम्स और सीरियल्स या ऑर्गन मीट्स होते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अननोन है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स भी नॉट रिपोर्टेड है। रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स हो सकते हैं ज्यादा होने की वजह से एनिमल्स के अंदर, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट मोलिब्डेनम। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको बस याद रख लो, इससे इसके ये आपको आने वाले टाइम में चल के हेल्पफुल होगा। कोबाल्ट, रोजमर्रा में आप इसका नाम सुनते हैं, बट यूएचएस हैज नॉट इंक्लूडेड इट इनटू द सिलेबस। इंपॉर्टेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 सायानोकोबालामिन। इस वजह से आपको दोबारा ये मैं करवा रहा हूँ, दो इट्स नॉट रिटन देयर बट इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे in relation to विटामिन B12। उसका स्ट्रक्चर याद है विटामिन B12 का, ठीक है। उसके अंदर कोबाल्ट is a constituent, ठीक है। So functions of cobalt are same as that of vitamin B12। इसकी importance इसलिए ज़्यादा है कि अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विटामिन डी कह रहा हूँ, सॉरी, विटामिन B12 या जो कोबालामीन है, साइनोकोबालामीन, वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। Toxicity of this mineral may lead to polycythemia, increased number of RBCs, ठीक है जी। So that is it. We are completely done with the minerals. You are having an upcoming exam probably on 6th of July. That will be comprising of fat soluble vitamins, which will be covered from chapter number 28. बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स 29 चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं, जो जो वहां से कवर होते हैं, ठीक है। वरना मैंने आपको एक दूसरी बुक दे दी है, ठीक है। आप रिमेनिंग जो दूसरे मिनरल्स हैं वो वहां से पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, आपको एग्जाम आने से पहले इन सारे मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी मिनरल मेंशन्ड इन द सिलेबस। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। कैडमियम इज नॉट रिटन देयर, वो मैंने आपको स्लाइड दिखा दी है, और बाकी सारे के सारे आपको बुक्स में से मिल जाएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो दैट वी मूव ऑन टू न्यूट्रिशन। जी, मोलिब्डेनम की जरूरी नहीं है बेटा। देखो, आपने इतने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं विटामिन, जब पढ़ा था बहुत डिटेल में विटामिन, हमने काफी टाइम लगा के पढ़ा उसको, ठीक है। जो उनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो वो इंडिकेट करेंगे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। फिर आपको कंफर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर विटामिन का लेवल करवाना पड़ेगा। कुछ विटामिन के लेवल्स तो इजीली हो जाते हैं, काफी विटामिन के लेवल्स आपकी पॉपुलेशन के अंदर काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो यू रादर ट्रस्ट योर नॉलेज, ठीक है, बिलीव इन योर नॉलेज, और आप जो सिम्टोमेटोलॉजी उसकी हेल्प से उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक विटामिन के, वो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। जी जी, मैं आपको मोलिब्डेनम, क्या आप कह रहे हो, इसकी साइड दिखा दूं, स्लाइड दिखा दूं? ये तो कोर्स में नहीं है, आपने इसकी स्लाइड दोबारा क्यों देखनी है, मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये लें, दिखा, ये मैं आगे नजर आपको, इज इट विजिबल टू यू, कैन यू सी इट? देख लें, इट्स नॉट इंक्लूडेड, मैंने ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ, इट्स नॉट इन यूएचएस सिलेबस। सिर्फ एक एंजाइम के से रिलेशन से मैंने ये इसको इंक्लूड किया है,
जो आपकी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पढ़ेंगे आप, वो सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें मोलिब्डेनम आपको बार बार देखने को आएगा, इस वजह से मैंने ये स्लाइड है। मगर एज फार एज योर अपकमिंग टेस्ट इज कंसर्न, मोलिब्डेनम से क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूर सिलेबस। ओके, फ्रॉम वेयर यू गॉट डिसकनेक्टेड, कहाँ तक आपने सुना था? जी, कहाँ तक आपने सुना था? या आपने लेट ज्वाइन किया है? अगर तुमने लेट ज्वाइन किया और अब पूरा लाइक लाइक 30 मिनट सारे के सारे मिस कर दिए हैं, तो बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा आपके लिए फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, आई गिव अ क्विक रिव्यू, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएंगी। ओके, मैं आपको क्विक क्विक जल्दी जल्दी इसको हम दोबारा से देख लेते हैं जो हमने आज के दिन में पढ़ा है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं फॉर यू इसको दोबारा से देख लेते हैं। ओके, in the beginning we started with the mineral manganese, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट मेन एंड वुमेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। मेन के अंदर 2.3 मिलीग्राम पर डे एंड वुमेन के अंदर 1.8 मिलीग्राम पर डे। I mean, just like other minerals, there is a upper limit और अपर लेवल फॉर एडल्ट्स, जिसके ऊपर जाके ये मिनरल अगर आपकी बॉडी के अंदर उस खास कंसंट्रेशन से ऊपर चला जाए तो ये बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दैट इज 11 मिलीग्राम पर डे। दैट इज नॉट द रेकमेंडेड वन। रेकमेंडेड वन इज मेन के अंदर 2.3 मिलीग्राम पर डे एंड वुमेन के अंदर 1.8 मिलीग्राम पर डे। फंक्शंस इसके डिफरेंट एंजाइम का को फैक्टर के तौर पे काम करता है मैग्नीज, ठीक है, और वेरियस आई मीन काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आपको डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के अंदर नजर आएंगे जिसके अंदर मैग्नीज एज अ को फैक्टर यूज हो रहा होगा काफ़ी। डेफिशिएंसी इसकी रेयर है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वाइडली फाउंड इन नट्स, होल ग्रेन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। तो यूजली वेजिटेबल्स तो यूजली हर बंदा ही कंज्यूम करता है अपनी डाइट के अंदर, होल ग्रेन्स भी कर रहा होता है, ठीक है, और सर्दियों में जाके आप नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हो। सो डेफिशिएंसी इज रेयर। टॉक्सिसिटी सिम्टम अगर हो जाए तो इट कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीज। क्रोमियम की हमने बात की थी, सिंस यू डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट, I would try to make it brief. क्रोमियम की दो फॉर्म्स हैं, ट्राइवेलेंट फॉर्म और हेक्सावेलेंट फॉर्म। ट्राइवेलेंट फॉर्म जो होते हैं उसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 हाइड्रोजन एटम्स को एक्सचेंज करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्रोमियम इन स्पेसिफिक इंसुलिन के मैकेनिज्म्स के फंक्शन को एनहांस करती है, ठीक है। सो अगर आपकी इंसुलिन प्रॉपर वर्क कर रही है, दैट इज ड्यू टू फ्यू मिनरल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यू मिनरल्स अलॉन्ग विद सो मेनी अदर इन्फ्लुएंसेस एज वेल। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो उसमें जिंक आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है और क्रोमियम आ जाता है, ठीक है। ट्राइवेलेंट फॉर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ठीक है। हेक्सावेलेंट फॉर्म कैन बी कार्सिनोजेनिक, कैन बी म्यूटाजेनिक, कैन बी हेमोलिटिक इन नेचर, ठीक है, आरबीसीज की। मगर जो ट्राइवेलेंट फॉर्म है वो इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी, वो उसके कोई टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऐसे नहीं होते। रिक्वायरमेंट्स मेन के अंदर 35 माइक्रोग्राम्स पर डे और वुमेन के अंदर 25 माइक्रोग्राम्स पर डे। चीफ फंक्शंस इन द बॉडी, enhances the insulin, जी, इट एनहांसेस द इंसुलिन एक्शन, ठीक है। एक ही फंक्शन इसका जो वेल रिनाउंड फंक्शन है। इंसुलिन अगर आपका हाइपरग्लाइसीमिया आ रहा है तो आपने लाजमी रूल आउट करना है एटलीस्ट ये जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, इंसुलिन क्यों फंक्शन नहीं कर पा रही नॉर्मली, ठीक है। उसमें जिंक, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम को जरूर देखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज देख लीजिए, इसके मीट्स है, होल ग्रेन्स एंड ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है। और डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो जाहिर है आपका हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो सकती है ड्यू टू इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज लाइक कंडीशन हो सकती है। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइवेलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमियम, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, जो आप डाइट में भी कंज्यूम करते हो और जो जाके अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। कैडमियम
अगेन दिस इज अ स्लाइड, इसके बारे में 2-3 बातें आपने याद रखनी है। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा और मिनरल है जिसका बाय प्रोडक्ट होता है जब उसकी प्रोसेसिंग से उसको हासिल किया जाता है, तो आपने जिंक का नाम लेना है। सेकेंड पॉइंट, इसको आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। कोरोजन रेजिस्टेंट प्लेटिंग ऑन स्टील के तौर पे काम होता है। फिर प्लास्टिक को स्टेबलाइज करने का काम लिया जा सकता है इससे, और ग्लास को डिफरेंट कलर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 तरह के काम आप ले सकते हो कैडमियम से। 1 or 2 decades बिफोर, जब बैटरीज इन यूज काफ़ी अरसे से यूज़ हो रही हैं, मगर कुछ अरसे पहले तक कैडमियम वाज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैटरीज। नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से कोई एक्सीडेंटली इंजेस्ट ना कर ले इसको। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो, या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज जो हैं वो इसको रिप्लेस कर गई हैं। ठीक है, जो वाइडली यूज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कैडमियम, वो आजकल बेसिकली टेलोराइड सोलर पैनल्स जो छतों के ऊपर लगे होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लाइट एनर्जी, जो सन से आप करते हैं, जिसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके अपने कॉलेज के अंदर है। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन एज सच कोई नोन नहीं है हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमंस के अंदर। अगर आप मेरीन एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर कैडमियम डिपेंडेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैज बीन फाउंड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट what we studied or covered in the beginning. ठीक है, these are the references I showed to all the class. ये आपको आपके पास होना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर नहीं है किसी के पास अभी इस टाइम पे भी, आधा साल गुजरने के बाद नहीं है, फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आप इट्स वेरी इजी, गो टू द गूगल, उसमें आप यूएचएस सिलेबस या टीयूएस के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका M19 का नहीं, फर्स्ट MBBS का निकल आएगा, दोनों का इकट्ठा भी निकल आएगा। ठीक है, ओके जी, मोलिब्डेनम की बात की थी, इट्स नॉट रेलेवेंट एज फार एज यूएचएस सिलेबस इज कंसर्न्ड। कोबाल्ट इन रिलेशन टू विटामिन B12। ठीक है, कोबाल्ट अगर नहीं है किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 भी नहीं है, वो बन नहीं सकता ना। ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो, तो विटामिन B12 के साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर मिनरल्स। आई होप जो थोड़ा क्विक रिव्यू है, इट हेल्प यू आउट। रोल नंबर 140 जी, यही हमने पढ़ा था आपसे पहले जी। शुड वी मूव ऑन? ओके ओके, मैं इस स्लाइड को अब चेंज करूंगा क्योंकि वो दूसरी स्लाइड है। ठीक है, आई विल स्टॉप शेयरिंग इट एंड आई विल अगेन शेयर द न्यू स्लाइड ऑफ न्यूट्रिशन विद यू। जी, is it visible to everyone? Okay okay जी, why nutrition is important for your health? आप डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, आप डिफरेंट चीज़ें रोज़मर्रा बेसिस पे खाते हो, उसमें कहा जाता है कि यार इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। व्हाट डज इट मीन? इस फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्या आपके जहन में आता है? जी, व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर वेल बीइंग? देयर आर सो मेनी थिंग्स अदर देन न्यूट्रिशन एज वेल। ठीक है, उसके अंदर तो काफ़ी और चीज़ें भी आ सकती हैं। बॉडी डिमांड्स दैट कंपाउंड, विच कंपाउंड यू आर टॉकिंग अबाउट? गुड फॉर बॉडी फंक्शंस, वेरी गुड। ठीक है, रोल इन मेंटेनेंस हेल्थ एंड लाइफ, एनर्जी, ओके, ठीक है, और बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म्स, और अभी जो पीछे पढ़ा हमने वो भी न्यूट्रिशन के अंदर आई चीजें सारी। जी, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ठीक है, सब के सब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑल टुगेदर मिलके आपका न्यूट्रिशन का रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। वेरी वेरी गुड, टू मेंटेन वेरियस मेटाबॉलिज्म्स इनसाइड योर बॉडी। ओके जी, एनर्जी प्रोविजन भी हो सकती है, हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इज नॉट द राइट वर्ड, हेल्थ, या गुड हेल्थ।
यू कैन से लाइफस्टाइल। तो ऐसी चीज है ना कि यू अडॉप्ट समथिंग, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमिंग गुड फूड्स, जो आप न्यूट्रिशियस फूड्स, हाँ वो हेल्दी लाइफस्टाइल में आएगा। ओके जी, फर्स्ट हैव अ लुक ऑन द यूएचएस सिलेबस। घूम फिर के बात आपकी यही आनी है, ठीक है। आपने ये सारी चीजें करनी है। आपने जो यूएचएस ने आपको लिख के दिया हुआ है, आपने उसके पेपर में जाने से पहले मेक श्योर करना है कि आपके बुक के उस चैप्टर के अंदर कोई चीज डेफिशिएंट तो नहीं रह गई, कोई ऐसी चीज जो लेक्चर में मिस हो गई हो। आपको आपको आई मीन यूजुअली नहीं होती, मैं आई मेक श्योर इन ऑल ऑफ माय लेक्चर्स के सारी चीजें कवर हों, ठीक है। बट ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ चांस। आपने जब एग्जाम में जाना है, बेशक कॉलेज के एग्जाम में आना है, जीटी में फाइनल एग्जाम में जाना है, जो आपके आगे स्टैंड-अप्स और टर्म्स के एग्जाम होंगे, ठीक है, उसके अंदर जाना है, या फिर फाइनल प्रॉफ के एग्जाम में जाना है, आपको यूएचएस का सिलेबस एक दफा थॉरली पढ़ना है। सम पीपल डोंट डू इट, और फिर वो आखिर में परेशान होते हैं कि यार उनको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, उसका एक पॉइंट कहीं ना कहीं यूएचएस ने दिया होता है। तो आप अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाएं, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक एक दफा जरूर नजर मार लें, ठीक है, और टिक कर लें अपनी बुक में से उस सारी चीजों को, एंड टू मेक श्योर कि यू आर डन विद ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। देयर इज नो सिंगल थिंग लेफ्ट, ठीक है जी। सो आई विल रीड इट आउट फॉर यू। न्यूट्रिशन के अंदर आपने दो चीजें बेसिकली करनी है, एक न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है, और दूसरा ओबेसिटी का पार्ट है। देयर आर टू चैप्टर्स इन द लिपिनकॉट, वन इज 26, दैट इज ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द अदर वन आई थिंक दैट इज ऑफ ओबेसिटी, प्रोबेबली ओबेसिटी पहले दिया हुआ है। 27 चैप्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर नजर मार लेते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, कैलोरी caloric value of food, specific dynamic action SDO of food, respiratory quotient, metabolic rate, determination and factors affecting metabolic rate, basal metabolic rate, ठीक है, measurement calculation factors affecting BMR। इसको हम, ये जो पहला वाला पोर्शन है इसको हम सबसे एंड पे करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर द वेल सबसे आखिर में होगा, उसके अंदर हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। बैलेंस डाइट, ठीक है। देन कम्स प्रोटीन्स इन न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं इन परफॉर्मिंग बॉडी फंक्शंस। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ द चाइल्डहुड, क्वाशरकर एंड मरासमस, जो कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में आती है, ठीक है। सर्टन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी पाई जाती हैं जहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स, एंड जो एनर्जी कंटेनिंग फूड्स हैं वो नहीं उनको मिल पाते। तो टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अकर रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी, क्वाशरकर एंड मरासमस। इसको हम डिटेल में करेंगे। आपका आपके न्यूट्रिशन के अंदर एज फार एज प्रोटीन्स आर कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक दफा छोड़ के एक दफा में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कई दफा हर दफा भी पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर जो कॉलेज के हैं इसमें तो लाजमी आएगा। इसके डिफरेंसेस भी आने चाहिए और इनको इंडिविजुअली भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसके वो अब डिटेल में पढ़ेंगे चल के, डोंट वरी अबाउट दैट। Then the next component is regarding to fats and lipids, ठीक है। हम फैट्स की रोल क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट जो आप लिपिड केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हो, उनका रोल क्या होता है हेल्थ और डिजीज के अंदर। फिर ट्रांस फैट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में, और कौन कौन से ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह, ठीक है। सो उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। देन कम्स कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ब्लड ग्लूकोज अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकेला ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी पूछ लेते होते हैं कई दफा। फिर रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो 4-5 उनके फवायद हैं फाइबर्स के, ठीक है, वो आपने डिटेल में बताने होते हैं जी। somebody wrote something, growth, immunity reduction.
अच्छा, ये हाँ, कंफ्यूजन्स हैं बेटा इसके अंदर। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पीएमडीसी ने भी अपना सिलेबस दिया हुआ है। आपको ये देखना है आप कहाँ एग्जाम देने जा रहे हो। आप एग्जामिनिंग बॉडी कौन सी है आपकी, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी। पीएमडीसी का एक सेट क्राइटेरिया है, ठीक है वो, ठीक है, पीएमडीसी का एक सेट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपका एडमिशन होता है। वो चाहते हैं कि जो यूएचएस क्या है, यूएचएस इज यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड। Okay, Ji, can you hear me? I saw it on the screen that everybody is muted. Maybe a system flaw. Ji, is it clear? Can you hear me now? Okay, there was a pause of around 15-20 seconds. Okay, Ji, we will resume from here. Okay, so we were talking about UHS thing. ठीक है, तो UHS is the examining body. आप UHS अपने पास उसके different examiners हैं, different all from all colleges. They ask them to make questions according to UHS TOS. वो अपना TOS प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, और वो कहते हैं उसके मुताबिक क्वेश्चंस बनाएं। तो since your college is associated with UHS, तो फिर आपको ज़्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे करना है जो यूएचएस आपको कहती है करने को, ठीक है। क्योंकि पीएमडीसी के टॉपिक्स अगर फॉर एग्जांपल सेम है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो सेम नहीं है और आप वो करके जाते हो और कुछ टॉपिक्स जो यूएचएस के अंदर हैं और पीएमडीसी में नहीं है वो छोड़ के चले जाते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आ जाएगा यूएचएस वाले में से। यू कैन नॉट चैलेंज दैट। यू कैन नॉट से कि जी पीएमडीसी ने तो ये लिखा हो। दे विल से कि वी आर अ यूनिवर्सिटी और हमने आपको एक सेट पैटर्न दिया हुआ है, तो आप इसको करके जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा फोकस इसके ऊपर यूएचएस के टीओएस के ऊपर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, ओके जी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बेसिक डेफिनेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड नेसेसरी टू सस्टेन द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जी? इसके अंदर आप इसकी दो क्लासेस बनाते हो, ठीक है। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, द सेकंड क्लास इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर तीन मेजर आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब इनकी कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पर ग्राम। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंज्यूम्ड अ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाउ मच एनर्जी प्रोविजन from 1 gram of carbohydrate will be there? 4 kilocalories.
आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो आपकी बॉडी को 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। लाइकवाइज प्रोटीन्स की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज इन केस ऑफ प्रोटीन्स। इन कंट्रास्ट अगर आप फैट्स की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ फैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ 9 किलो कैलोरीज, ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल। ठीक है, सो एनर्जी प्रोविजन की बात आएगी तो आपको ये फिगर याद होनी चाहिए, ये नंबर्स याद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स पर ग्राम के लिहाज से 4 किलो कैलोरीज ईच। इन कंपैरिजन जब फैट्स या लिपिड्स की बात करते हैं तो दे प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, बेशक वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो या वाटर हो, 0 कैलोरी। ठीक है, जितने मर्जी विटामिन्स खा लें, जितने मर्जी मिनरल्स खा लें, आप जितना मर्जी वाटर कंज्यूम कर लें, आपको एनर्जी कोई नहीं मिलनी उससे। ठीक है, सो पर ग्राम का अगर हिसाब लगाएं आप मिनरल्स का, विटामिन्स का या वाटर का, वाटर आप ठीक ठाक कंज्यूम करते हो। ठीक है, एवरेज तकरीबन समवेयर अराउंड 1 to 1.5 लीटर इन समर्स आप यूजुअली यूज कर लेते हो, शायद ज्यादा भी कुछ लोग पीते होंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा वेट होता है वो। ठीक है, सो वन फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम्स आपने यूटिलाइज किया, बट उसकी एनर्जी 0 है। ठीक है, जितना मर्जी पानी पिए कोई एनर्जी नहीं मिलनी आपको उससे, दो इट इज वाइटल फॉर लाइफ। ठीक है, आपका वाटर बैलेंस रखने के लिए बड़ा जरूरी है डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के अंदर, मगर एज फार एज एनर्जी प्रोविजन इज कंसर्न, कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, वेयर एज फैट्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स, DRI is a short form, short term used here. पूरा नाम अगर हो तो बताना हो तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स 4 तरह की होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूज की जाती हैं। एक बोर्ड है, एक डिफरेंट कमेटीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज, फॉर मेकिंग दीज न्यू टर्म्स। ठीक है, और डिफरेंट DRIs जिनको हम बात कर रहे हैं, डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज FNB-NAS, उन्होंने कुछ कंपाइल्ड किए हैं DRIs। ठीक है, DRIs करती क्या हैं, एस्टिमेट करती हैं आपकी अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, अब अमाउंट्स की बात हो रही है तो इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी विटामिन, इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी मिनरल, इट कैन बी एप्लीकेबल टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, जितने भी आपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, ठीक है, तो DRIs आर एसोसिएटेड विद दैट। इनको डिटेल में अब हम अगले में ही कर पाएंगे। मैं आई हैव डिस्प्लेड द नेम्स ऑफ ऑल द DRIs हियर। इसको देख लेते हैं, फिर इसको एक एक करके डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से फिर कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली 4 डाइटरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फॉर द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेजिग्नेटेड फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप्स, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स एंड जेंडर। मेल्स के अलग, फीमेल्स के अलग भी हो सकते हैं। ओल्ड एज फॉर एग्जांपल आप कहते हो 50 से लेके 70 एज तक के लिए एक रेफरेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, वो भी हो सकता है। चाइल्डहुड के लिए अलग से हो सकता है, एडल्ट्स के लिए अलग से हो सकता है। ठीक है, जेंडर बेस्ड भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, आप कहते हो जी GI प्रॉब्लम्स जिन लोगों के हैं उनके लिए खास किस्म की डाइटरी रेफरेंस इनटेक है। एक बंदा बिल्कुल हेल्दी है, जिसको कोई किसी किस्म की पैथोलॉजी नहीं है, कोई किसी किस्म की डिजीज नहीं है, उसके लिए डिफरेंट एक DRI है, डाइटरी रेफरेंस इनटेक है। सो देयर आर 4 ऑफ देम। The first one is estimated average requirement, इसकी short form year। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको बाद में। ठीक है, आज सिर्फ नाम इसके देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि यार ये चीजें, ये कुछ हैं पॉइंट्स हैं। देन कम्स recommended dietary allowance, ये आपने RDA तो जगह जगह पढ़ाई है। ठीक है, वाइडली यूज्ड
वाइडली यूज्ड DRI ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, RDA आप यूजली हर प्रोडक्ट, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हैं उसके पीछे RDA लिखी होती है, rather than EAR और AI और UL. Then comes the third one, adequate intake. ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म AI है। अगेन शॉर्ट फॉर्म्स नहीं याद करने के लिए पूरा पूरा उसको, तो फिर हेल्पफुल होंगी आपके लिए, मगर जब आप एग्जाम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, उसमें आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है, द लास्ट वन इज टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। सो इन चार के नाम याद कर लेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इन सारों को हम डिटेल में one by one will cover in our next lecture, that would be on tomorrow from 10 to 11. और उसके बाद फिर आगे कार्बोहाइड्रेट, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स, वो फिर हम आगे उसको लेके चलेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक या द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर? जी, एनी क्वेश्चंस? Any questions, beta? Are you listening to me? जी, okay. Any questions? अब ये 3 ने yes sir का, आप questions पूछें। No questions? Everything is crystal clear? आपके brains के अंदर inculcate हो गए हैं सारे whatever I have taught you so far? Oh, that's very nice. Okay. So start studying for the topic, खास तौर पे fat soluble vitamins and minerals, because उसका बस बहुत करीब में आपका बस 10-12 दिन ही रह गए हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स काफ़ी ढेर सारे हैं। ठीक है, अगर आप वो इंडिविजुअली देखोगे तो इट्स गोना टेक टाइम। एक दफ़ा आप उसको प्रॉपर तरीके से याद कर लोगे, उसको प्रॉपर पढ़ लोगे, तो फिर बाद में इशू नहीं होगा, शायद वो आप उसको याद रखोगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से था फर्स्ट ईयर के, जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सो व्हाट इफ cover only your slides material for minerals, do we still need to read? देखो, लेक्चर का एक खास टाइम होता है घंटे का। ठीक है, उसके अंदर बहुत मैंने आपको स्लो पढ़ाया है। उसकी रीज़न थी बिकॉज वी आर ऑलरेडी हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। एक तो वो रीज़न थी, मगर होता क्या है कि उसके अंदर ऑब्वियसली आपको की पॉइंट्स बताए जाते हैं और काफ़ी डिटेल्स आपको सिर्फ जो मैंने बोल दी होंगी या मैंने डिस्कस कर ली होंगी, समटाइम्स तो कुछ लोगों के जहन में वो रह जाती हैं, समटाइम्स वो आप नहीं रिकॉल कर पाओगे। तो अगर आप सिर्फ उसको फोकस करते हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो फिर मेरा ख्याल है इट्स अ गुड आइडिया टू गो थ्रू योर बुक्स। उसको एक नज़र मारनी है आपने, उसको रीड करना है। ठीक है ना? ओके, अभी हो गया टाइम, तो हो गया ख़त्म। ठीक है, MCQs कैसे बनाते हो आप लोग? MCQs की कैसे तैयारी करते हो? एक तो वो वाली तैयारी होती है ना, इधर इधर से आप पहले पुराने पूल पकड़ते हो, और ये वो तो अच्छी तैयारी नहीं होती। वो तो वक्ती तौर के ऊपर आप शायद नंबर ले लोगे, मगर लॉन्ग रन के अंदर वो नहीं आपको हेल्पफुल होती अब बड़े एग्जाम के लिए। रीडिंग, थॉरो रीडिंग, ओके। आप एक काम किया करो, जब भी आप टेक्स्ट पढ़ते हो बुक में से, आप अपनी एक कॉपी बना लो, एक पेपर बना लो, जैसा एक सेट ऑफ पेपर्स, जैसा आपके जो प्रिंटर पेपर्स होते हैं, वाइट पेपर्स होते हैं, वो हो गया, या आपकी जो भी आपकी नोटबुक होती है उसके अंदर टॉपिक वाइज जब आप उसको रीड करते जाते हो, उसमें से पॉसिबल MCQs क्या क्या बन सकते हैं, पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट इन द सेंस, I mean, the thing A is responsible for performing this function. This particular enzyme is ये, ठीक है। इस तरह एक लाइनर्स आप अपने आप उतार लिया करो ढेर सारे। फॉर एग्जांपल हम विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी से रिलेटेड आप टेक्स्ट पढ़ते हो और उसके अंदर से आपके फॉर एग्जांपल 8 to 10 लाइनर्स और की फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप लिख लिया करो। तो एट द एंड ऑफ द डे आप उनको वो 4-5-6 जो की फैक्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, आप उनको अगर रीड आउट करोगे बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, तो
बड़ा अच्छा चांस होता है आपका एमसीक्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हाँ वो की पॉइंट्स जो हैं, वो जो जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वो लिख लिया करो हर टॉपिक के जब पढ़ते जाते हो। बेशक उसके साथ स्टिकी नोट बना के लिख लिया करो एमसीक्यू पॉइंट, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एमसीक्यू ने आई थिंक निकालना होता है उसमें से। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यू बहुत अच्छे हुए हैं तो आपके लिए बड़ा इजी होता है उस पेपर को पास करना। तो अगर एमसीक्यू में परफॉर्मेंस लो है तो एससीक्यू तो फिर जाहिर है उसमें फिर वो डिपेंड करता है आपकी चेकिंग पे भी, जो पेपर चेकर है उस पर भी, फिर आपका राइटिंग कैसी है, वो सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर होते हैं ना आपके, शॉर्ट नंबर होते हैं एमसीक्यू के अंदर। वो तो आपका सही है या गलत है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, मगर वो पॉइंट्स बनाने का क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द डे आप बड़े बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हो और आपने पूरी बुक में से कोई 200 300 400 लाइनर्स लिखे हुए हैं, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए। चलते फिरते उनको पढ़ लेंगे आप एक दफ़ा, वो की फैक्ट्स आपके जेहन में रह जाते हैं। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है, इसको भी ट्राई करना, बिकॉज यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। अभी अभी आपके पास है पूरे साल में टाइम। ओके जी, आई एम टेकिंग मच ऑफ योर टाइम नाउ, ऑलरेडी खत्म हो गया है टाइम। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस प्लीज गो होम। अभी इस लेक्चर्स के बाद यू आर ऑलरेडी एट होम, तो इसको पढ़ें, इसको देखें, और अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज डू आस्क। मैं वेट कर रही है, टाइम हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।